तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि गुज़श्ता एक हफ्ते से ज़्यादा जिस तरह से एक इंतहाई अहम, इंतहाई हसास अस्करी तकर्री के मामले को लेके कन्फ्यूजन बरकरार थी, वो अभी तक कायम है। सिर्फ उसमें इतना सा फ़र्क आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले कानूनी तकाज़ों को बुनियाद बनाया गया कि जी कानूनी तकाज़े पूरे किए जाने हैं, अभी पूरे नहीं किए गए और उसके लिए इंतज़ार है। और आज हुकूमत की तरफ से एक और उज़र सामने आ गया कि DGISI की नए DGISI की तकर्री और तैनाती में कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है। हुकूमत और फ़ौज के दरमियान बहुत अच्छे मिसाली ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का जो एक हंगामी इजलास तलब कर रखा था, वहां पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इस बात को जो है रीट्रेट किया कि जी फौज और गवर्नमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत मिसाली ताल्लुकात हैं और इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात तो पहले किसी के रहे ही नहीं। सहाफ़ियों ने सवालात ज़रूर किए, कोशिश की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुस्कुरा दिए और कहीं पे कहका लगा के आगे चल पड़े। किसी सवाल का जवाब फिलहाल ना तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ना उनकी हुकूमत की तरफ से सामने आया है कि नए DGISI कौन हैं, क्योंकि अगर 6 अक्टूबर की ISPR की प्रेस रिलीज उनकी अनाउंसमेंट को तस्लीम किया जाना है तो हुकूमत के लिए क्या अमर माने है, क्या चीज़ रुकावट है कि वो कह दे कि वही 6 अक्टूबर की जो शख्सियत हैं वही DGISI हैं। प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कौन सी तकनीकी खामी है, कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इन अहम उमूर के हवाले से गवर्नमेंट के हवाले से गवर्नमेंट में बिल्कुल खामोशी है। और जो खामोशी गुज़श्ता एक हफ्ते से काबीना पे छाई हुई थी उसका हल्का हल्का जमूद टूटना शुरू हुआ है। फवाद चौधरी बतौर वफाकी वज़ीर इत्तलात तो ब्रीफिंग्स दे ही रहे थे, लेकिन शेख रशीद ने सवाल को डॉज किया था चंद दिन पहले सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से। आज कम अज कम शेख रशीद अहमद साहब की भी सांस में सांस आती हुई महसूस हुई और उन्होंने आखिरकार सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे लबकुशाई की और वही बातें कि जी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही शेख रशीद ने कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी एक पोलिटिकल सोच थी, फौज का अपना एक तरीका कार था, इसीलिए कुछ ताख़ीर हो रही थी, लेकिन अब मामला सॉर्ट आउट हो गए हैं। परवेज खटक जो कि वजीर दिफा हैं, जिनकी वजारत है, उनसे जब सवाल किया गया सहाफ़ियों ने तो वो खामोशी के साथ आगे रवाना होते चले गए पार्लिमानी पार्टी के इजलास की तरफ। तो कहीं ना कहीं खामोशी का बड़ी मायने खेज, बड़ी गंभीर खामोशी का जमूद टूटा तो है हल्का हल्का। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद भी बात की है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट काबीना खुल के इस मामले पे तबसरा करने से गुरेज कर रही है और सिचुएशन वही है कि अभी तक ना तो समरी आई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी होने के कोई चांसेस नजर आते हैं। कहा यही जाता है कि जी ताल्लुकात बड़े मिसाली हैं और ये मामला जल्द हल कर लिया जाएगा, रोज़ाना यही बयानात आ रहे हैं। तो अब ये मामला किस रुख को इख्तियार करेगा और इसके आगे असरात क्या होंगे, इसी पर बात करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। और मेरे साथ आज बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं तमाम, उनसे जानेंगे कि वो क्या पल्स देख रहे हैं इस वक्त हालात की और आइंदा के लिए ये हालात क्या रुख मुमकिना तौर पे इख्तियार कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि आपके साबिका इदारे के हवाले से है। हुकूमत कहती है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कह दिया कि जी कोई तकनीकी खामी है, कोई तकनीकी जो है वो कसर रह गई है, वो पूरी करनी है और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नए DGISI की तकर्री भी हो जाएगी। ये कौन सी तकनीकी खामी आपको नजर आती है जनरल अमजद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो तकनीकी खामी का किसी का इल्म नहीं है। हाँ। नॉर्मल मैं जानता हूं क्योंकि एक वक्त पे जब मैं था 21 साल पहले आर्मी में, तो जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता था वो मुझे पता है। हाँ। उस जमाने में
मुशर्रफ को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, तो अगर DGISI तब्दील करने थे और 3 का पैनल बना, लेकिन पैनल भेजने से पहले नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन आया कि उनको जनरल जियाउद्दीन चाहिए। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा जी ठीक है, वो अवेलेबल है, दे लें। ये भी हो सकता था कि वो अवेलेबल ना होते, तो फिर जनरल मुशर्रफ उनको बताते कि हमारी सर्विस रिक्वायरमेंट है, हम उनको स्पेयर नहीं कर सकते, लिहाजा आपको 3 नाम भेज रहे हैं। तो बाद औक़ात ये हो जाता है कि 2-3 एस्पेक्ट्स ऐसे जो आर्मी देखती है, तो ये कि उस स्लॉट के लिए सूटेबल कौन है। ज्यादा सूटेबल हैं, उनके कोई इशू कोई प्रॉब्लम इस किस्म की नहीं है, तो फिर उनका देखा जाता है कि उनको अवेलेबल किया जा सकता है। उनकी अपनी सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे अगर उसकी सर्विस रिक्वायरमेंट है कि अभी उसको फौरी तौर पे कमांड पे रहना चाहिए, या कमांड पूरी हो गई तो स्टाफ पे जाना चाहिए, तो मुताबिक उनको स्पेयर करती है और प्लान करती है। उसके अलावा ये भी चीज है कि वो देखा जाता है कि उस आदमी की बाकी जगहों पे परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जहां पे परफॉर्मेंस आपकी न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी उसका बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा बाहर आपको करना पड़ता है। दुरुस्त। उसमें उसके आदमी की पर्सनैलिटी, उसकी रीच, ये बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो आर्मी जब फैसला करती है तो ये सारे एस्पेक्ट, प्रोफेशनल एस्पेक्ट जितने भी हैं, उनको ज़हन में रख के वो एक पैनल बना के देते हैं। तो ये प्रोसेस और ये तरीकाकार जो है वो इसलिए चलता रहा है कि अमूमन मासूम जो मेरे नॉलेज में था ये नवाज शरीफ साहब के साथ, उसके अलावा अमूमन आर्मी का जो पैनल है उसी में से किसी को नॉमिनेट कर दिया जाता है, इस वजह से कि महसूस किया जाता है कि सर्विस ने सारा कुछ देख के सोच समझ के ये नाम भेजे होंगे, ऐसे नहीं। तो ये हाल है। तो आपको जनरल साहब, आपको लगता है कि इस वक्त कोई तकनीकी, कोई टेक्निकल खामी है? ये पहले कानूनी तकाजे कहे गए, अब टेक्निकल खामी आ गई है। आपको इसमें कोई ग्राउंड नजर आती है गवर्नमेंट के इस मौक़िफ़ में? हो सकता है कोई ऐसी हो, लेकिन मैंने इसको इसलिए खोदने की कोशिश नहीं की क्योंकि पहले ही इस पे हम बहुत सारा गंद मचा बैठे हैं, और मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि हम ये बहस करके हासिल क्या करना चाहते हैं। हाँ। मैंने देखा कि मैं भी कुछ इसमें से हासिल नहीं कर सकूंगा, सवाए इसके कि जो गंद मचा हुआ उसमें कुछ और ऐड करूंगा, तो इसलिए मैंने परहेज किया कि इससे चेक करने की कोशिश नहीं की। ये एक ऐसा इशू है जो पब्लिक में आना ही नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट के और उनके दरमियान हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, आर्मी की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन रिजॉल्व करना उनका काम है, उनको करना चाहिए। ये तो हुआ ये है यहाँ पे कि इमरान खान पहले दिन से कहते थे आर्मी और हम एक पेज में हैं। पहले अपोजिशन को नजर आया कि कहीं पेज मुख्तलिफ है या पेज फट गया है, लिहाजा उन्होंने इसका एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया। अब उस पहाड़ के नीचे सारे हम खड़े हैं। और जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि पेज बरकरार है, फट गया है, हल्का सा उसमें कुछ शिकने आ गई हैं सफे में, उस सिंपल पेज में, सेम पेज में? क्या आप क्या समझते हैं? हकीकतन उस किताब पे भी मेरा हाथ नहीं पड़ा, वरना पेज तो दूर की बात है, परंतु आदमी पेज उनसे टुडे एक्चुअली मुझे भी उतना ही पता है जो बड़े डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं जनाब शोएब साहब, बड़े डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आज आप। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म कहते हैं कि ताल्लुकात बहुत मिसाली हैं, बिला वजह का एक इशू क्रिएट कर दिया गया है जो कि इशू है ही नहीं, और ये मामला बस अगले चंद दिनों में हल हो जाएगा। पिछले 3-4 दिन से गवर्नमेंट से हम यही सुन रहे हैं कि अगले चंद दिनों में हल हो जाएगा। फिर आज अंसार अब्बासी साहब की एक खबर आती है कि DGISI के लिए वज़ीर आज़म उम्मीदवार ऑफिसर्स के इंटरव्यू करेंगे, जिसकी ना तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं फवाद चौधरी। तो ये आपकी नजर में मजहर अब्बास साहब, बिहाइंड द सीन्स ये चल क्या रहा है, अंडर द वाटर्स हो क्या रहा है? ये जब जनरल साहब खुल के बात नहीं करना चाह रहे तो आप हमसे क्यों चाह रहे हैं कि हम खुलकर बात करें? सर, मैं तो तवक्को रख रही हूँ ना कि जनरल नहीं तो कम से कम जर्नलिस्ट तो बोल दें। ये जनरल भी नहीं बोलेगा, जर्नलिस्ट भी नहीं बोलेगा। देखिए, सीधी बात है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी DGISI के लिए इंटरव्यूज किए गए हैं। हाँ। मैंने आज तक नहीं सुना ये बात कि इंटरव्यूज किए गए। आर्मी चीफ के लिए होता है कि आर्मी, आप सीनियर मोस्ट जनरल्स जो होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर की भी अपनी सोच होती है। यहाँ भी हो सकती है सोच, क्यों ना हो सोच, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस तरह की। और फिर फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल इस चीज को रिजेक्ट नहीं किया अंसार अब्बासी की रिपोर्ट।
उन्होंने ये कहा कि जी मुलाकात तो मामूल का वो हिस्सा है, यहाँ मुलाकात का मसला नहीं है, यहाँ खबर है इंटरव्यू की। यानी अगर 3 नाम हैं तो फर्ज करें जो 3 नाम हैं उनको एक एक करके वजीर आजम बुलाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनका जहन पढ़ेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। तो वो मुलाकात हुई ना, मज़ा मुलाकात हुई ना फिर हाँ, तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं ये नई रिवायत देखना चाहता हूँ कि वो बुला के वो करेंगे, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि कितने मिसाली ताल्लुकात हैं कि 10 दिन से मसला ही हल नहीं हो रहा, ऐसे मिसाली ताल्लुकात हैं। ऐसे मिसाली ताल्लुकात हैं कि ये कहा जा रहा है कि हाँ मामला है, हल हो जाएगा। ऐसे मिसाली ताल्लुकात हैं कि जहां कभी एक खबर आती है तो कभी दूसरी खबर आती है। दुरुस्त। ऐसे मिसाली ताल्लुकात हैं कि कभी ये कहा जाता है कि समरी मिल गई है, कभी ये कहा जाता है कि समरी मौसूल नहीं हुई। ऐसे मिसाली ताल्लुकात हैं कि ये कहा जाता है कि जी समरी जो है वो तो नोटिफिकेशन पीएम हाउस से होगा, आपने कैसे प्रेस रिलीज जारी कर दी। तो मुझे तो ऐसे मिसाली ताल्लुकात तो ये शायद नवाज शरीफ साहब के भी नहीं थे, जैसे मिसाली ताल्लुकात आप बता रहे हैं अपने और खुद बता रहे हैं। ये नहीं कि स्पेकुलेशन हो रही है, ये खुद कहा जा रहा है, खुद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की, खुद मीडिया, देखिए मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उनको ये बताएं अगर 6 अक्टूबर को एक मसला खड़ा हो गया था, अगर फौज ने कोई ISPR ने कोई प्रेस रिलीज जारी कर दी थी जिससे PM खुश नहीं थे, तो आप घंटों में ये मसला हल कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वही प्रेस रिलीज फर्ज करें, वही प्रेस रिलीज आप कहते हैं कि ISPR विड्रॉ कर ले, PM हाउस इशू करेगा, खत्म होगी बात, इशू सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन नजर ये आता है कि ये चीजें जब कोई एक इशू, और वो भी इतना मेजर इशू, और मेजर इशू ये है कि हमारा एक माजी रहा है, एजेंसीज का भी माजी रहा है, पॉलिटिशियंस का भी रहा है, आर्मी का रोल पॉलिटिक्स में भी रहा है, वो सारा एक माजी है जिसकी वजह से जब ऐसे इशू में इतना लिंगर ऑन इशू हो जाता है तो फिर लामोहाला जो है एक क्रैक्स आ जाते हैं। जब कोई सफा जो है वो टेबलों पे हफ्ते 10 दिन पड़ा रहता है तो उस पर गर्द आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एब्सेंस जब आता है तो फिर एक वैक्यूम आता है, फिर उसमें हर किस्म की खबर आ सकती है जो कि अफवाह भी हो सकती है। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मजहर भाई ने मुझसे भी ज्यादा डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपको, लेकिन में खो गई हैं। मजहर अब्बास साहब जर्नलिस्ट हैं तो उनसे मैं तज्जिया ले रही थी। आपका चूंकि साबिका इदारे से ताल्लुक रहा है तो मैं एक्चुअल जो चीजें हैं प्रोसीजरल वो जानना चाह रही थी। सर ये फर्क है बहुत बड़ा। अवैस तौहीद साहब आपकी तरफ में आऊंगी। अवैस तौहीद साहब, आपको समझ आती है कि कोई तकनीकी खामी, कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए? जैसे जनरल अब्दुल शुएब साहब कह रहे थे कि जी पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पब्लिक में डिस्कस नहीं हुए ये वाले ओहदे, एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, वो पब्लिक में ले आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अब ये एक और हसास तकर्री को पब्लिक में ले आई है। आपको लगता है कि ये चीजें कहीं आगे चल के इम्पैक्ट करेंगी मिसाली ताल्लुकात को फौज और हुकूमत के? देखिए, एतमाद को तो बहुत ठेस पहुंचा है इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो है एतमाद था, और ये मेरी समझ से बालातर है कि 20 रोज पहले एक मुलाकात हुई है, हाईएस्ट लेवल की मुलाकात हुई है, वो फाइलें गई हैं और उससे बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से, फिर वापस आते हैं, फिर एक प्रेस रिलीज गई है। उससे पहले जो हमारे दराए हैं वो ये बताते हैं कि उससे पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया है, और उसके बाद ये प्रेस रिलीज इशू हुई है। और जब आप एक इदारे की तरफ से जब नाम चला जाता है तो इसका मतलब है कि फुल स्टॉप। मैं अगर आप मुझसे भी पूछें कि भाई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, मैं आपको वैसे कह सकता हूँ कि उसके आगे कोई रास्ता नहीं है, इदारे के लिए आगे रास्ता नहीं है कि लेफ्टिनेंट जो नदीम अंजुम साहब हैं, एक प्रोफेशनल, सारे लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो एक क्राइटेरियन के ऊपर आकर उसके बाद उनकी पोस्टिंग्स होती हैं, और जनरल फैज साहब जो हैं वो उनको जो पेशावर कोर जो करनी है साल भर के लिए टू बी इन द रेस ऑफ आर्मी चीफ, आपने उनको भी मुतराज़े बना दिया। आपने जो नए आने वाले ISI चीफ हैं उनको भी जो है वो कहीं आपने खामे जो है वो बीच में आप ले आए सारे डिस्कशन के अंदर। तो एतमाद को बहुत ठेस पहुंची। गरीदा, मैं समझता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये
कि ये ऐसी एतमाद को ठेस पहुंची है और ऐसे इदारे की एतमाद को ठेस पहुंची है जिसकी रिपेयर जो है वो मुमकिन नहीं है। मेरे जहां तक मेरी आपको दानिश काम करती है, आप अंदाजा लगाइए कि 3 रोज कब 2.5-3 घंटे की मुलाकात हुई है और उसके बाद वापस आए हैं आर्मी चीफ जनरल कुमर जावेद बाजवा साहब। तो जब एमिकेबली रिजॉल्व मामला हो गया जब तो वापस आए होंगे, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद आप काबीना के अंदर डिस्कस करते हैं, काबीना के अंदर डिस्कस करते हैं और फिर आप ही के जो चीफ विप हैं आमिर डोकर साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, और उनके जरिए आप मीडिया में खबर करवाते हैं कि ये 3 से 5 महीने होना चाहिए और वजीर आज़म साहब का ये ख्याल है। गरीदा, उसमें ये बताइए कि आपने, मजहर ने, मैंने या मालिक ने या राहुल प्लाजा ने या किसी ने, हमने कुछ स्पेकुलेट किया है? भाई स्पेकुलेशन के लिए तो आप जगह दे रहे हैं ना कि एक जो नॉर्मल रूटीन की एक होनी चाहिए खबर, हमारे मुल्क में वो ऐसी गैर मामूली है कि आर्मी चीफ और DGI की जो तैनाती है, और ऐसे मौके पे जब अमेरिका के साथ मामला आपके खराब हो, जब चाइना के साथ आपको आगे पार्टनरशिप लेकर जानी है, जब अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी का पैगाम नहीं आ रहा अभी तक तालिबान की हुकूमत का, ऐसे मौके पर और भारत ने और अवैस तौहीद साहब, भारत के वजीर दाखिला ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में धमकी दे दी है। गरीदा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो वो पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें की हैं गैर जिम्मेदाराना, और हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके अंदर हुकूमत के अलावा गलती क्या है। और दूसरा, let's be honest and let's be frank, Garida. Let's discuss it because it's already been in public and political sphere, जो नहीं होना चाहिए। अब जब आ गया है तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे जो जिम्मेदार हल्के हैं उनका भी कोई ना कोई मसला तो है ना, कि आप मैनेज करके दे रहे हैं, इकोनॉमी में परेशान है। भाई ये इनका हुकूमत का मसला है या आपका मसला है इकोनॉमी का? क्या आप इकोनॉमिस्ट से मिल रहे हैं, नहीं यार स्टेबिलिटी चाहिए, आप जो है वो सेनेट के चेयरमैन का मसला हो रहा है तो फिर एक जिम्मेदार हल्कों के जिम्मेदार अफसर जो हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं, फोटो ऑप्स हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? आपका क्या था? आप इतने लेवल पर ले जाके जब इस हुकूमत को इतनी बेसाखियां आप देंगे तो स्पेकुलेशन तो होगी और फिर ये बात होगी कि भाई पार्टनरशिप थी। और ये जो इस वक्त जो इंसिस्ट किया जा रहा है कि जी ये 3 से 5 महीने और होंगे, अरे भाई सारे जनरल, ये जनरल साहब बैठे हैं, शेख साहब, सब लोग वेस्टर्न बॉर्डर पे पिछले 20 साल से लड़े हैं, कुर्बानियां दी हैं, उन सबको उन नुआंसेस का, उन सेंसिटिविटीज का पता है। तो आपका ये हाइपोथेसिस जो आपके चीफ विप के जरिए मीडिया के अंदर आया है, अवामी स्पेयर के अंदर आया है, वो भी कहीं ग्राउंड होल्ड नहीं करता। ये कैसा है कि एक जनरल को अफगानिस्तान के बारे में ज्यादा पता होगा और दूसरे को नहीं पता होगा? ये कैसे? गरीजा, जब मैं और आप चले, हमने तो अफगानिस्तान में 2-2.5 साल गुजारे, जब आपकी पूरी जनरेशन, जो आप यंगर जनरेशन है मीडिया के अंदर, उन सबको हर एक नाम याद है कि एहसान कौन है, फजलुल्लाह कौन है, सूफी मोहम्मद कौन है, समाज में क्या, तो ये जर्नैल्स को नहीं पता होगा। अरे भाई, इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार होता है, किसी भी शख्स के पीछे एक इदारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट है कि ये बात होनी चाहिए। ये एतमाद को ठेस पहुंचा और मैं समझता हूं कि इसके मुस्तकबिल के अंदर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है। ठीक है, यहीं पे इसी पॉइंट से एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो यही सवाल जो कि अवैस तौहीद साहब ने पॉइंट रेस किया है, इसी पर मैंने भी सवाल करना था कि क्या वाकई एतमाद को इतनी ठेस पहुंची है या सफा सेम पेज इतना मुतासिर हुआ है कि अब उसका डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता, या कोई पॉसिबिलिटी बाकी है? क्या वजीर आजम इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त आ गया है? क्या वजीर आजम इमरान खान को खुद अब घबराना चाहिए? ये सवाल करेंगे मजहर अब्बास साहब से और जनरल अमजद शुएब साहब से और अवैस तौहीद साहब से भी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है अवैस तौहीद साहब, मजहर अब्बास साहब और जनरल अमजद शुएब। जी,
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस तौहीद साहब, मजहर अब्बास साहब और जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि एतमाद को ठेस पहुंची है, किस हद तक पहुंची है? यहाँ से कोई रिपेयरिंग, कोई डैमेज कंट्रोल हो सकता है और क्या वजीर आजम इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है? देखिए, एतमाद को तो ठेस पहुंचती है जब भी कभी मामला पब्लिक में आ जाए या वो पकड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं या अपने स्टांस पे, या ये कि कहीं आपको कुछ शुबात हैं जो दूर नहीं हो रहे, तो वो तूल पकड़ जाता है मामला, और ऐसी सूरत में लाजमन एतमाद जो है वो उसमें फर्क आ जाता है। उससे भी ज्यादा जो बड़ी चीज है, क्योंकि ये तो एक आप कह लीजिए कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक प्राइम मिनिस्टर है, इनके टेन्योर्स हैं, टेन्योर साल 2 साल, उसमें आप अपना गुजारा कर भी लेते हैं, क्योंकि इसमें मसला ऐसा शिद्दत वाला नहीं आएगा इस वजह से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी वो मुसम्मम है, उनका इरादा कि हमने डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, सपोर्ट करना और इसको चलाना है। बार बार उन्होंने इस चीज का इरादा भी किया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि एतमाद को किस हद तक ठेस पहुंची है आपके मुताबिक? मैं बताता हूं। अभी जो अवैस तौहीद बात कर रहे थे, बड़ी वो दुरुस्त इन्होंने बात की कि आर्मी का इकोनॉमी में मदद करने का कोई काम नहीं, लेकिन आप गुड फेथ में हुकूमत की मुश्किलात देखते हुए हुकूमत चाहती है कि आप हमें इसमें भी मदद कर दें, उसमें भी मदद कर दें, और वॉलंटरीली आप अपने आप को ऑफर करते हैं। आप कहते हैं जी अच्छा, हम बजट भी नहीं बढ़ाते, आप अपना काम कर लें, हम और भी जहां जहां आप कहते हैं मोबिलाइज कर देते हैं आपके इंडस्ट्रीज को, आप उनसे बात कर लें। ये कई जगहों पे जाके आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में टर्न अराउंड एंड से कि जी मेरी ये कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने, तो आपके लिए मुश्किलात भी हो सकती। आप देखिए, ऑपोजिशन को डील करने के लिए बाज इश्यू पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस्तेमाल किया गया। क्या आपको याद होगा कि पीछे नॉर्दर्न एरियाज के बारे में फैसला करना था, उस पर भी आर्मी चीफ ने ही ऑपोजिशन को दावत दी, एड्रेस किया। ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो कि उनका काम नहीं है, लेकिन होता ये है कि एक वक्त एक गवर्नमेंट आपको कुछ डिमांड करती है, आप चैलेंज नहीं करते कि जनाब ये मेरा काम नहीं, आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को इससे फायदा हो सकता है या हमारी सिचुएशन मुल्क में बेहतर हो सकती है, आप कहते हैं ठीक है ये कर दें। हाँ। लेकिन बिल्कुल हक बजानब होंगे अगर वो कहें कि ये मेरा काम नहीं है। हाँ। लेकिन ये बताएं ना जनरल साहब, ये बताएं कि आपके नजदीक एतमाद को किस हद तक ठेस पहुंची है और क्या ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता? यहाँ से रिपेयर तो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि दोनों बिल आखिर ये सोचेंगे और सोचना चाहिए कि ये हालात मुल्क के या बाहर के हमारे बैरूनी हालात इस तरह के नहीं है कि यहाँ को बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन खड़ी की जाए। मैं समझता हूँ हुब्बुल वतनी का तकाजा यही है कि इसको यही दफन कर दिया जाए। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि जी चूंकि ये कानून इस तरह कहता है और आपने थोड़ा सा इसमें वायलेशन की, ऐसे नहीं ऐसे करें, तो कल कुछ भी स्टाफ भी कह सकता है ना कि आपका आईन ये कहता है कि मैं ये करूं, इसके अलावा तो मैं क्यों करूं फिर। तो ये चीजें हो सकती हैं कि एक आपको बड़ी विलिंगली आपको अगर कहीं से हेल्प मिल रही है, विलिंग सपोर्ट मिल रही है, कोऑपरेशन मिल रही है, एक्स्ट्रा कोऑपरेशन मिल रही है, उसमें हो सकता है कुछ फर्क पड़े। लेकिन मेरे नजदीक उससे ज्यादा जो चीज है ना वो है अदारा, ISI। जिस तरह पब्लिक में उसके चीफ को रगेदा गया, और जो जिस तरह रगेदने से मेरी मुराद के भाई ये क्यों है और वो फलाना क्यों नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू करेंगे, मेरा ख्याल है कि उसका अपना अदारा जो है उसमें उसकी कमांड के बारे में शकूक व शुबहात होंगे। जिस दिन वो पहुंचेगा उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये किसका आदमी, प्राइम मिनिस्टर का है या क्या है। वो जो न्यूट्रल सर्विस का आदमी नॉर्मल रूटीन में पहुंचता है वहां पे, उसकी बात कुछ और होती है, इज ए कमांडर। तो इन चीजों को पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब चले जाते हैं ये लोग वहां पे तो फिर इनकी अपनी हैसियत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जबकि एक बहुत बड़ा अदारा, इसमें बेशुमार लोग हैं मुल्क में भी बाहर भी जिनको उस शख्स ने चलाना है, तो उसके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ। वो उसका पूरा कमांड जो उसकी इफेक्टिवनेस है कमांड की, मेरे नुक्ता निगाह से वो पहले दिन से ही कमजोर हो गई। तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है ना जनाब शुएब साहब, क्योंकि गवर्नमेंट लेके आई पब्लिक में ये मामला। बिल्कुल गवर्नमेंट भी, जैसे भी मदर भाई बात कर रहे थे, मदर भाई ने तो ये कहा ना कि जी चंद घंटों में मसला हल हो सकता था। मैं समझता हूँ कि चंद मिनट में आप टेलीफोन पिकअप करें और बात करें तो बात खत्म हो जाती है। सही, बिल्कुल।
अगर आप ये मामला खत्म करना चाहते थे एमिकेबली, और आप कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एक पेज में, तो पेज पे एक पे अगर लाइन ऊपर नीचे है तो टेलीफोन पे आप लाइन से भी कर लें। ठीक ठीक। मजहर अब्बास साहब जो जनाब अमजद शुएब साहब बात कर रहे हैं बड़ी वैलिड बात है, बड़ी फेयर बात है ये। तो यही तनकीद अपोजिशन करती है कि वजीर आजम इमरान खान तमाम इदारों को पोलिटिसाइज कर रहे हैं। एक पाक फौज थी जो उससे बची हुई थी और अपोजिशन का ये इल्जाम है कि वजीर आजम इमरान खान ने उसको भी पोलिटिसाइज कर दिया, नंबर 1। और आप समझते हैं कि जो हालिया वाकयात हुए हैं पिछले एक हफ्ते से ज्यादा, इसने एतमाद को ठेस पहुंचाई है? किस हद तक पहुंचाई है? रिपेयरेबल है या यहां से कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता और वजीर आजम इमरान खान के लिए अब आगे मुश्किल वक्त है? मजहर अब्बास साहब देखिए, पहली चीज तो ये कि ऑपोजिशन की तो बात इसलिए वैलिड नहीं होगी क्योंकि ऑपोजिशन जब गवर्नमेंट में थी उन्होंने यही किया, उन्होंने भी यही सूरत हाल पैदा कर दी, उन्होंने भी इसी तरह की चीजें की हैं। लेकिन ये कहना कि आर्मी चीफ ये कह सकता है, नहीं कह सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि आर्मी गवर्नमेंट के अंडर होती है, गवर्नमेंट आर्मी के अंडर नहीं होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट कोई फैसला करती है कि आर्मी ने आके यहाँ काम करना है तो दे आर बाउंड टू डू इट, दे कांट रिफ्यूज। लेकिन हमने अभी हालिया माजी में देखा ना फैजाबाद धरने के हवाले से। नहीं है ना, ये तो इकोनॉमी पे आर्मी कुछ नहीं जानती, इकोनॉमी का क्या करेगी वो जाके, अगर उनको जबरदस्ती उसमें ठोंसे तो मकसद कहने का विलिंग सपोर्ट। वो तो नहीं जनरल साहब, वो जो बात है ना, देखिए असल चीज क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का फ्लॉ ये है और वो मुरद इल्जाम इसलिए ठहरते हैं कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए। यानी आप बनाए या जुडिशरी में आप वो करते हैं कि इधर उधर की जाए, इलेक्शन कमीशन बनाते हैं आप इंडिपेंडेंट, फिर उसके पीछे तो जो पार्लियामेंट का रोल है, पार्लियामेंट ने अपना रोल सही मानों में प्ले नहीं किया, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं करती, इंस्टीट्यूशंस बनाने की तरफ नहीं जाती, इसलिए। लेकिन साथ में क्या है, क्यों आईएसआई के चीफ की तबादला जो है हमारे लिए एक मैटर ऑफ डिबेट है, इसलिए कि आईएसआई का बदकिस्मती से और इंटेलिजेंस एजेंसीज का बदकिस्मती से एक पॉलिटिकल रोल रहा है। हम देखते हैं उसको गवर्नमेंट बनाने में, गवर्नमेंट गिराने में, इस तरह की चीजें सामने आती रही हैं माजी में। आज अब देखें ना, अब जिस तरह जनरल साहब ने बड़ी वैलिड बात की, अब जनरल नदीम को आपने एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया, फर्ज करें कल आप ये फैसला करते हैं कि वो डीजीआईएसआई आएंगे, तो आपने उनको एक डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। आपने एक प्रोफेशनल जनरल जिसका कोई ताल्लुक नहीं था इस पूरी कंट्रोवर्सी से, आपने उनके नाम को इस तरीके से क्वेश्चन करके, एक चाहे आपने उसको वो नहीं किया हो लेकिन एक इशू खड़ा हो गया, तो मैं क्या अज्यूम करूं कि ऐन मुमकिन, और शायद यही हो, ऐन मुमकिन है कि कोई थर्ड जनरल आए, कोई और आए। लेकिन जो जनरल साहब बात कर रहे हैं ना मजहर अब्बास साहब, वो बड़ी वैलिड है कि अब जो भी जाएगा कमान करने के लिए तो उसके बारे में सवाल सबसे पहले ज़हनों में आएगा कि हु इज मैन। हाँ, तो फिर ये क्रोसल डैमेज तो गवर्नमेंट ने किया ना, कि आपने जनरल फैज को कंट्रोवर्शियल कर दिया, आपने जनरल नदीम को कंट्रोवर्शियल कर दिया, आपने उन सारे नामों को कंट्रोवर्शियल कर दिया जो सर्कुलेशन में हैं। तो इसकी तो टोटल जिम्मेदारी गवर्नमेंट है कि इस चीज को जो विद इन मिनट्स, जो जनरल साहब कह रहे हैं, चलो विद इन मिनट्स नहीं, विद इन आवर्स हो जाती, उस चीज को एक ऐसी डिबेट का इशू बना दिया। तो इसी पर्सपेक्टिव में ये मीडिया ने नहीं बनाया, ये मीडिया ने बनाया है। एब्सोल्युटली मीडिया ने नहीं बनाया। मीडिया तो बेचारा डिस्कस ही नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया पे हम लोग खबर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल खामोश था, चूं तक नहीं किसी ने की, जब तक के फवाद चौधरी ने आके सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ने भी क्यों उठाया, इसलिए कि आपने एक चीज को लिंगर ऑन किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही, उसकी सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा वो था मजहर अब्बास साहब, उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं अवैस तौहीद साहब की तरफ जाऊंगी कि आप समझते हैं एतमाद को ठेस पहुंची है? इज इट रिपेयरेबल फ्रॉम हियर, या डैमेज कंट्रोल बहुत ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता? इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त है। देखिए, जो एक आइडियल रिलेशनशिप चल रही थी, लोग ये कह रहे थे कि जी उसमें बहुत इससे बेहतर रिलेशनशिप नहीं है। हाँ। उसमें दरारें पड़ी, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, सही है गलत, के पंजाब के चीफ मिनिस्टर के मसले पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आया, ये टीटीपी से मुज़ाकरात के मसले पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, और फाइनली इस इशू पर आ गया, जबकि ये कहा गया था कि भाई अक्टूबर में ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स होती हैं,
करनी है तो काइंडली इसको डिले ना करें। तो वो तो एतमाद की फजा तो हुई है खराब, वो रिपेयर हो भी जाए तो अगले साल आपने फिर आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट का मसला आएगा तो फिर ये चीज दोबारा उठेगी। ये चीजें तो ये आसान अब रिलेशनशिप नहीं रही, स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रही, लेकिन मामला शायद सॉर्ट आउट होके आगे चले। लेकिन एक एतमाद की फजा जो है वो अब वो नहीं रही जो शायद 2018 या 2019 में थी। आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जी प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आएंगे। जनाब अमजद शुएब साहब, मजहर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या वजीर आजम इमरान खान के लिए अब आगे मुश्किल वक्त है? वजीर आजम को घबराना चाहिए? जी गरीदा, मैं ये समझता हूँ कि एक तो बिल्कुल आगे प्रॉब्लम्स तो हैं, और न सिर्फ इस इशू पे बल्कि उनके गवर्नेंस के इशू को लेके, उनके रिफॉर्म्स ना करने के इशू पे, ना लोकल बॉडीज की रिफॉर्म्स हुई है, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई है, ना जो उन्होंने नारा लगाया था एहतसाब का, ना उनके पॉलिटिकल राइवल जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है। तो उनके साथ मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, और फिर वो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है, महंगाई इतनी है। फिर उसके रीजन आप अंदाजा लगाएं कि वो कह रहे हैं कि जी आप MNAs अपने इलाकों में जाके कहें कि जी महंगाई इस वजह से हो रही है। मतलब आप क्या उनका गिरबान आप फटवाएंगे? क्योंकि आम लोगों को तो पता है कि आप अपने बंदे को भेजें बाहर से सामान लेने के लिए, खुद ले गए, हर दफा ग्रोसरीज के अंदर 2000-3000 रुपए का इजाफा होता है। तो ये तो सबको पता है और सबको हिट कर रही है ये बात कि अगर मेरे बिजली का बिल अगर 20,000 रुपए आता है तो वो 60,000 रुपए आ रहा है। मैं मतलब अंदाजा लगाइए, मुझे तो अंदाजा नहीं हुआ कि ये भाई 20,000 से 60,000 कैसे हो गया। कहने का मकसद ये है गरीदा, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, लेकिन इस मसले पे मैं समझता हूँ कि जहां पर मैं जनरल साहब या नजर साहब कह रहे थे कि जो जर्नल आएंगे और जो जर्नल जा रहे हैं, आपने उनको पब्लिक स्फेयर में और पॉलिटिकल स्फेयर में लाके उनको खाम एक डिबेट का हिस्सा बना के कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। लेकिन मुझे इससे ज्यादा बात एक लगती है गरीदा, मुझे लगती है कि ये जो जर्नल है, सर्विंग जर्नल, जो सर्विंग ऑफिसर, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टीट्यूशन को, इदारे को। मेरी नजर में जो जनरल साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि जब शख्सियत अहमियत नहीं है, जो भी जर्नल के कारनामे होंगे, इदारे का वजन उसके पीछे होगा, इदारे की इंसाइट उसके पीछे होगी, इदारे का विजन पीछे होगा। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, इंडिविजुअल्स डू मेक डिफरेंस, लेकिन ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग भी है, तकलीफ दे भी है। और दूसरी बात करीदा, कंफ्यूजन इतनी फैला दी इन्होंने कि ये फवाद चौधरी साहब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं जी कोई कानूनी मसला है, कोई इसमें लीगल हिचेस हैं, कोई टेक्निकल फ्लॉज है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, पहले कह रहे हैं। परवेज खटक साहब रिपोर्टर को क्वेश्चन पूछने पे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ये कोई इशारे, ये कोई जिम्मेदार इशारे तो जवाब बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ गरीदा कि इस वक्त हुकूमत को, खुद वजीर आजम साहब को और आर्मी चीफ साहब को ये मसला जो है वो मिनटों में तय करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मसाइल के अंबार हैं, मगरबी सरहद पे भी, मशरकी सरहद पे। और ये मैं आपको बता दूं गरीदा, अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तकबिल में इतने खराब होने हैं, उसके अलग इम्प्लीकेशंस हैं। और अभी तो हम मामलात में उलझे हुए, अभी तो हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम हल करेंगे कि तालिबान की स्टेबिलिटी आएगी, वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आज ही आप देख लीजिए कि PIA की जो है फ्लाइट ऑपरेशन तालिबान जो है वो बंद कर रहे हैं जी, कि जी आप ज्यादा। पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया, पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया, वहां से बंद हुई, यहाँ से पाकिस्तान ने बंद कर दिया। तालिबान जो है इस वक्त घबरा रहे हैं ना, क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं है, बैंक के अंदर लोग नहीं है, ऑफिसों में लोग नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, टेक्नोक्रेट्स नहीं है, और उसका असर हम पर आ रहा है। आप यकीन करें गरीदा, बलूचिस्तान में किसी से भी बात करें, वो कह रहा है कि हजारों लोग ये चागी के जरिए आ रहे हैं, हजारा के और दूसरी जगहों से रिफ्यूजी चमन से आ रहे हैं। कौन सा रजिस्टर के अंदर लिखा जा रहा है? आप मुझे बताइए, कौन सी वहां पे कैंप्स बने हुए हैं? तो कहने का मकसद ये है कि क्राइसिस का एक अंबार है, बिल्कुल सही बात है। हमें इन सेंसिटिविटीज का लिहाज करना चाहिए।
मीडिया को आप गिरबान चाह कर ले, मीडिया यूं कर रहा है, मीडिया वो कर रहा है। अरे भाई, आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं। Absolutely. जो एक रूटीन सा मसला होना चाहिए था, वो अब आप वो समरी मीडिया ने तो नहीं भिजवानी ना, समरी मीडिया ने साइन तो नहीं करनी, नोटिफिकेशन मीडिया ने तो नहीं निकालना ना, नोटिफिकेशन तो आपने ही निकालना है। अच्छा खैर, दोनों तरफ से ये हो कि जी डोंट स्पेकुलेट और स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए। अरे स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं भाई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। अभी अवैस तोईद साहब ने जो बात की पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, ठीक, अभी अवैस तोईद साहब ने जो पाक अमेरिका ताल्लुकात, जी जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जब आप इंटरव्यू करके सोच समझ के देख के किसी को लगाएंगे, तो जब आपकी हुकूमत नहीं रहती, किसी और पार्टी की हुकूमत आती है, तो ऑपोजिशन में अगर ये इंप्रेशन हो कि ये इंटरव्यू वगैरह करके तो ये अपना बंदा लगा के गए हैं, तो आप सोचिए कि अदारे के ऊपर ऑपोजिशन का एतमाद भी उतना ही अहम है जितना कि गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये तो कौमी अदारा है, काम उसने मुल्क के लिए करना है, लेकिन आप एक इंप्रेशन क्रिएट करके जा रहे हैं जिससे कि वो अदारा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये प्रॉब्लम जाएगी उसको अदारे में भी ये रहेगी। अदारे में अगर उसके अपने लोग उसको देखना शुरू कर दें कि ये फना का आदमी है, तो वहां भी ये प्रॉब्लम आएगी कि वो उसके सामने बाद लोग बात चीजों को खुल के बात करने से झिझकेंगे, जबकि वहां पर डिस्कशन होनी चाहिए। तो ये तरीकाकार ही मैं समझता हूं बड़ा खामोशी से तय पाया जाना चाहिए था, जिसकी बाहर भिनक भी ना निकलती, ताकि ना आगे आने वाले को किसी को ये फिक्र होती कि जी ये किसका आदमी है, और ना ही आज किसी को कोई रोना रोता है कि जी ये क्यों नहीं किया और वो ऐसा तरीका क्यों इख्तियार किया। बिल्कुल ठीक। तो हाई गैर दानिशमंदाना मैं समझता हूँ हुआ है सारा सिलसिला, जिससे कि बिल आखिर नुकसान मुल्क का है, अदारे का है, बाकी तो आते जाते रहेंगे लोग, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी वैलिड पॉइंट। लास्ट सवाल करना चाहूँ, फरीदा, मैं आपको दो जुमले कहूँ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी है, मैं आपको बताऊं, इस वजह से कि जब एफसी जो है, मुझे बताया एफसी के अंदर जब कंप्लेंट्स थी बलूचिस्तान के अंदर, चाहे वो मिसिंग पर्सन की थी, करप्शन की थी, आपको पता है 3 मेजर जनरल्स का कोर्ट मार्शल हुआ करप्शन के ऊपर, तो जितना एफसी की जितनी रिस्टोर कर सकते थे इमेज, वो इन्होंने की है। आईजीएफसी रह चुके हैं नदीम अंजुम साहब, और इन्होंने ये भी कहा कि मेजर जनरल जो है, जो आईजीएफसी का हेड है, वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को रिपोर्ट करे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी हर एक जनरल की एक पीछे एक रेपुटेशन। ठीक है अवैस तोईद साहब, टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं मजहर अब्बास साहब से लास्ट सवाल करना चाहती हूँ। मजहर अब्बास साहब, पॉलिटिकल नौयत का सवाल, आज अमेरिकन ओहदेदार नाज़िमुल उमूर की मुलाकात मरियम नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, खासतौर पर मरियम नवाज से, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में, आप कोई खास नजर से देख रहे हैं इस मुलाकात को, या ये रूटीन की मुलाकात है? नहीं, देखिए, टॉप अमेरिकन चाहे वो खासतौर पर डिप्लोमेट्स जब आते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन से मिलते हैं। देखिए, चौधरी परवेज इलाही से भी उनकी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, मरियम नवाज साहिबा से भी मुलाकात हुई। वो बेसिकली जब जाके रिपोर्ट करते हैं तो वो यही करते हैं कि डिफरेंट शेड्स ऑफ पॉलिटिशियंस क्या सोच रहे हैं। जाहिर है पीएमएलएन एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है आफ्टर पीटीआई, तो इस चीज उनको अंडरस्टैंड करना चाहते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ से अलग मुलाकात की, मरियम नवाज से अलग मुलाकात की। वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो शहबाज शरीफ हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि बिलावल भुट्टो से अलग मुलाकात की हो, जरदारी से अलग, या गिलानी साहब से अलग। मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो पीएमएलएन की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी समझना चाहते हैं, समझना चाह रहे होंगे। शायद इसी वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ से अलग मुलाकात की और मरियम नवाज साहिबा से अलग मुलाकात की। हाँ। इसलिए कि दोनों के मामलात को वो देखना चाह रहे होंगे कि किस हद तक चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन सिर्फ एक बात जो जनरल साहब ने की थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप हमारे यहाँ सिविलियन ब्यूरोक्रेसी क्यों पॉलिटिसाइज हुई और क्यों गंदी हुई, वो सिर्फ इसी वजह से कि हम पिक करने लगे कि ये, हालांकि अमेरिका में भी होता है कि पूरी की पूरी मशीनरी चेंज हो जाती है। चलिए वो हो तो समझ में आए, आप चीफ सेक्रेटरीज लेकर आते हैं, वो पॉलिटिकल उसमें कंसिडरेशन होती है।
आप आईजीज को लाते हैं, हटाते हैं, उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन होती है। तो पब्लिक का इमेज ये जाता है कि अरे अच्छा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो अब ये चीफ सेक्रेटरी आएगा, ये होम सेक्रेटरी आएगा, ये आईजी आएगा, अगर नून लीग की आ गई तो यही आएगा, पीटीआई की आ गई। इससे हमने पूरी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिसाइज करके खत्म कर दिया। अब अगर आईएसआई के चीफ के इंटरव्यूज में भी यही सिलसिले शुरू हो गए, उनकी तकर्री में भी यही सिलसिले शुरू हो गए, तो फिर ऐसे ही देखा जाएगा। तो आर्मी को अपने तौर पे एज एन इंस्टीट्यूशन ये तय करना होगा कि चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो एमआई हो या इंस्टीट्यूशन हो, उसका पॉलिटिक्स से कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन से कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिशियंस को सोचना पड़ेगा कि गेट नंबर 4 पे अगर ताला लगवा दें तो बेहतर है। बहुत जबरदस्त बात। थैंक यू वेरी मच मजहर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब और चनाना शुएब साहब। तीनों तज्जियाकारों ने बहुत जबरदस्त किस्म के जो है एनालिसिस दिए हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मामला राजदारी के साथ मुल्की और इदारा जाती वकार और एहतराम को मद्देनजर रखते हुए जल्द अज जल्द हुकूमत की तरफ से अंजाम पा जाए, खुश असलूबी के साथ, ताकि इस पे मजीद स्पेकुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड ना की जा सके। I'll see you inshallah on Monday. Allah Hafiz.